यूँ तो सर्दी का मौसम खाने खिलाने का और सेहत बनाने का समझा जाता है, मगर ये सर्दी का मौसम क्या विभिन्न प्रकार के हार्ट पेशेंट्स के लिए भी उतना ही मुफीद है? ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम। जब भी हमारी बॉडी यानी हमारा शरीर सर्दी के संपर्क में आता है, लो टेम्परेचर के संपर्क में आता है, तो जो सबसे पहले चीज़ होती है वो होती है सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन, यानी हमारे शरीर का जो संवेदी तंत्रिका तंत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। संवेदी तंत्रिका तंत्र के एक्टिवेट होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारे शरीर में जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है। इन सब के बढ़ने की वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, मतलब बॉडी की ब्लड की डिमांड ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ती है और उसी रिस्पांस में हमारी हार्ट जो है वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा के उस डिमांड और सप्लाई को मैच में रखता है। उसके अलावा परसिस्टेंट जब लो टेम्परेचर्स के संपर्क में होते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं, जिनके अंतर्गत हमारी बॉडी में जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो सर्दियों में हायर साइड में होते हैं, यानी हायर होते हैं। सर्दियों में विटामिन डी के लेवल जो होते हैं वो लोअर साइड में होते हैं, क्योंकि सनलाइट का उतना प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होता है। इसके अलावा सर्दियों के समय में हमारी बॉडी में जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, यानी उनके लेवल हायर साइड पे होते हैं, ख़ासतौर से फिब्रिनोजन और फैक्टर 7 एक्टिवेटेड फॉर्म, ये दो कोगुलेशन फैक्टर हायर साइड में होते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जिनमें एवीपी, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सीरम कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंजियोटेंसिन 2, इन सब के लेवल सर्दियों के सीज़न में हायर साइड में होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो सर्दियों के में विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होके हमारी बॉडी की ब्लड सप्लाई डिमांड बढ़ी हुई होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो हमने कोविड में भी देखा था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन एक प्रोकोगुलेंट कंडीशन टाइप होती है, जिसके अंदर खून गाढ़ा होता है और थक्का बनने की संभावना होती है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, स्मोक जो हम आमतौर पे सुनते हैं कि दिल्ली में स्मोक बन गया, तो ये विभिन्न प्रकार के जो एयर पोल्यूशंस होते हैं, एयर पोल्यूटेंट होते हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी पे जो है ना इल इफेक्ट पड़ता है। जब एयर पोल्यूटेंट के संपर्क में आती है तो अगेन सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और हार्ट रेट, बीपी बढ़ना, ये सारी चीज़ें होने की संभावना रहती है। रूटीन दिनों में जब हम काम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी से एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी आर्टरीज और आर्टेरियोल्स को डायलेट करके रखता है, यानी वासोमोटर टोन को मेंटेन करने का काम नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है। सर्दियों में फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ गर्मियों की तुलना में कम होता है, वासोमोटर टोन इम्पेयर्ड होती है और ब्लड सप्लाई डिमांड के समय में बढ़ नहीं पाती है। विभिन्न प्रकार के फैटी सब्सटेंस का इंटेक भी गर्मियों की तुलना में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते हैं। सर्दी का हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट समझने के बाद में अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, उसकी वजह से विभिन्न प्रकार की हार्ट की बीमारियों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसा हमने देखा कि सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन हो रहा है, और सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होते ही जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो ये होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो सर्दियों में जो विभिन्न प्रकार के ब्लड प्रेशर्स होते हैं, दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों हायर साइड में होते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या जो पहले से नॉन पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल पुअर हो सकता है। उसके अलावा हमने देखा है कि सर्दी के टाइम में जो कार्डियक आउटपुट की डिमांड है वो बढ़ती है, और डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से एक्यूट इस्केमिक इवेंट्स हो सकती हैं। जो पेशेंट पहले से ट्रीटमेंट पे हैं स्टेबल एंजाइना के लिए, उनमें एंजाइना के एपिसोड्स रूटीन दिनों की तुलना में ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। और उसके अलावा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स जिसमें अनस्टेबल एंजाइना,
नॉन एस्टिमुलेशन एमआई और एस्टिमुलेशन एमआई, ये सारे होने की संभावना सर्दियों में ज़्यादा रहती है। कारण डिमांड सप्लाई मिसमैच और सीरम कोलेस्ट्रॉल के हायर लेवल्स और विभिन्न प्रकार के प्रोकोगुलेंट फिब्रिनोजन की हायर लेवल और उसके अलावा विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बनी हुई प्रोकोगुलेंट स्टेटस। उसके अलावा अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जो दूसरी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं जैसे स्ट्रोक, उसके अंदर इस्कीमिक इवेंट तो कॉमन है ही। जो हीमोरेजिक कंडीशंस हैं यानी जो हीमोरेजिक स्ट्रोक है उसके भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके अलावा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स में एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया और क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, इसके भी एग्रीवेट होने की संभावना सर्दी में ज़्यादा रहती है। कुछ लोगों के सर्दियों में हाथ पैरों की अंगुलियां जो है नीली पड़ने लगती है, जिसे हम रेनॉल्ड फिनोमिना कहते हैं। तो सर्दियों में वो रेनॉल्ड फिनोमिना की इंसिडेंस भी बढ़ जाती है। तो जो हार्ट की पंपिंग की कमी के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में सांस की तकलीफ़ का बढ़ जाना और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाना कि लेटने में प्रॉब्लम होने लगे और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ना, ये सारी चीज़ें सर्दी में होने की एक्यूट हार्ट फेलियर के एपिसोड्स सर्दी में ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के एरिथमियाज जिनमें एट्रियल फिब्रिलेशन और नॉन पेशेंट्स में वीटी और वीएफ जिन्हें हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया के नाम से जानते हैं, ये सब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और एरिथमिया की वजह से जो सडन कार्डियक डेथ होने की इंसिडेंस है वो भी सर्दियों में ज़्यादा होती है। पल्मोनियम एम्बोलिज्म यानी हार्ट की बजाय फेफड़े की नलियों में ब्लड का जम जाना, और डीवीटी जिसमें हाथ और पैर की वेन्स में ब्लड जम जाता है। तो पल्मोनियम एम्बोलिज्म और डीवीटी, इन दोनों की इंसिडेंस सर्दियों में ज़्यादा पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की कार्डियक कंडीशंस के अलावा नॉन कार्डियक बीमारियां भी सर्दी में विंटर सीजन में ज़्यादा होती हैं। ख़ासतौर से जो फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं हैं जिनमें सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, और उसके अलावा ब्रोंकियल एस्थमा, एलआरटीआई, न्यूमोनियाज, यूआरआई, ये सारी चीज़ें सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि विभिन्न प्रकार के हृदय रोगी या आम आदमी भी इन हार्ट की बीमारियों का जो एग्जैजरेशन है, जो बढ़ के सामने आ रही है, उनसे कैसे बचे सर्दी के मौसम में। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपने आप को सर्दी से बचाएं। आप अपने आप को जो बाहर का लो टेम्परेचर है उससे बचा के रखें। उसके लिए सबसे पहले आप जब तक आवश्यक नहीं हो आउटडोर एक्टिविटी ना करें, ख़ासतौर से सुबह और शाम के समय में जब टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है, ख़ासतौर से मॉर्निंग आवर्स में जब टेम्परेचर लोएस्ट होता है 4-5 बजे के करीब। तो अगर बहुत अत्यावश्यक नहीं है तो आप उस मौसम में बाहर नहीं निकलें। और अगर निकलना ज़रूरी है, अंदर रह के काम नहीं चल सकता, तो आप अपने आप को कवर करके निकलें। आप अपने बॉडी पे पहनने के अलावा आप अपने हाथों को भी ग्लव से ढकें, आप अपने सिर को टोपी से ढकें। जितना आपका हिस्सा कवर रहेगा, लो टेम्परेचर के संपर्क में कम आएगा, तो बॉडी पे इफेक्ट कम होंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज़ जो ये रहेगी कि अगर आप किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, ख़ासतौर से ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, थायराइड से और ब्लॉकेज की बीमारी से या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ से, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आप जिनसे दवाएं ले रहे हैं, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, जिनसे भी आप दवाएं ले रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें। आप अपनी दवाएं मौसम के हिसाब से एडजस्ट करें, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्दी के मौसम में ब्लड प्रेशर वगैरह की और हार्ट रेट ये थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको चेक करके उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट के हिसाब से अगर ज़रूरी होगी तो आपकी दवाएं एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहेगी कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। अगर आप पहले से एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हैं और या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, तो आपको डाइट मॉडिफिकेशन पहले से एडवाइस किए हुए होंगे, आप उनका पालन करने की कोशिश करें। फैटी कंपोनेंट को कंट्रोल में रखें, जो कि सर्दियों में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ रहेगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते रहे हैं रेगुलरली, तो आप अपने एक्सरसाइज को बंद नहीं करें। हो सके तो उसका टाइम बदल दें। आप उसको उन आवर्स में करें जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ना हो, और आउटडोर की बजाय अगर संभव हो तो इंडोर करें। अगर आउटडोर एक्टिविटी है तो आउटडोर एक्टिविटी के टाइम में आप अपने आप को इस तरह से कवर करें कि एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन ना हो, और उस चीज़ से जो उस
एक्सट्रीम टेम्परेचर की जो डिलीटेरियस इफ़ेक्ट हैं उससे बचा जा सके। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आप पहले से मरीज़ नहीं हैं और आपको कोई सिम्टम हो रहे हैं या पहले से मरीज़ है और आपको कोई नए लक्षण आ रहे हैं या पहले के लक्षण ज़्यादा हो गए, तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं करें। आप समझें कि कोई बीमारी नए सिरे से हो सकती है या पहले से जो बीमारी चल रही है उसका एक्सेजरेशन हो सकता है। तो आप किसी भी लक्षण को इग्नोर नहीं करें। अगर कोई लक्षण आ रहा है तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके बाद में आज के टाइम में और इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं उससे आप अपने आप को बचा के रखें। ख़ासतौर से कोविड के सिनेरियो में ये चीज़ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोविड के लिहाज से और दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, आप मास्क लगा के रखें, आप वैक्सीन की दोनों डोज़ लें और ख़ास तौर से ओमिक्रॉन का वेरिएंट फिर से पैर पसार रहा है, फिर से कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इस माहौल में ज़रूरी है कि हम सब अपने ज़िम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ निभाएं। हम हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करें, हम खुद भी सेफ़ रहें, हम दूसरों को भी सेफ़ रखें। तो अगर आपको लगे कि ये जानकारी आपके काम की है या आपके किसी प्रियजन के काम की है, तो आप इस जानकारी को आगे साझा करें। आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।